हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सब लोगों का एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे नॉर्सेट 2023 के लिए एनक्लस सीरीज रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 4 के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन को मजबूत करना है और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस लगातार करनी है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करते रहते हो तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। आपके ज़्यादातर एमसीक्यू गलत होते जाएंगे। अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा है, फिर आप उसको क्या है थ्योरी एमसीक्यू के ऊपर अप्लाई करते हो। फिर उसके अंदर भी कोई एमसीक्यू गलत होता है तो आपको समझ में आता है कि आपने क्या पढ़ने में गलती की है, कैसे एमसीक्यू पूछा जाता है हर डिजीज से, और कैसे प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने। The nurse is instructing a client with COPD how to do pursed lip breathing. In which order should the nurse explain this step to the client? आपको पूछा जा रहा है, इसका ये जो एमसीक्यू है इसको ध्यान से पढ़ना है। इसका आंसर ए, बी या सी में से कुछ भी नहीं है, ये सारे ही ऑप्शन है। लेकिन आपको क्या है, सही ऑर्डर में सेट करना है। पहले कौन सा, बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा और उसके बाद में कौन सा, ऐसे आपको इस एमसीक्यू को सेट करना है। ऐसे एमसीक्यू भी नॉर्सेट के अंदर पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से एमसीक्यू को पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। आपको पूछा है मरीज़ किसका है, सीओपीडी का है, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिजीज़ का है, और उस मरीज़ को आप क्या सिखा रहे हो, पर्स लिप ब्रीथिंग सिखा रहे हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पर्स लिप ब्रीथिंग सीओपीडी वाले मरीजों को करवाते क्यों हैं। तो इसीलिए करवाते हैं, जो मरीज़ सीओपीडी के होते हैं इनके अंदर क्या होता है, पीसीओ2 का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिटेन कर जाती है लंग्स के अंदर, और मरीज़ के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। इसीलिए ऐसे मरीजों के अंदर CO2 का एलिमिनेशन करवाने के लिए पर्स्ड लिप ब्रीथिंग टेक्निक सिखाई जाती है मरीजों को, कि आपको घर पे ये प्रैक्टिस करनी है। अब आपको इस मरीज़ को पर्स्ड लिप ब्रीथिंग सिखानी है तो सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है, ऐसे आपको बताना है। यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि पर्स्ड लिप ब्रीथिंग होती कैसे, कैसे करवाते हैं, बस वो आपको पूछा है। तो ऑप्शन ए के अंदर लिखा है, ब्रीथ इन नॉर्मली थ्रो योर नोज फॉर 2 काउंट वाइल काउंटिंग टू योर सेल्फ 1 और 2। आपको क्या करना है, नॉर्मली नोज के थ्रू ब्रीथिंग करनी है और ये काउंट करना है 1 और 2। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है, रिलैक्स योर नेक एंड शोल्डर मसल। आपको क्या करना है, अपने नेक और शोल्डर की मसल्स को रिलैक्स रखना है। ऑप्शन सी कह रहा है, पैक योर लिप एज इफ़ यू वी आर गोइंग टू दिस विस्टिल, यानी कि आपके जो लिप है उसको ऐसी पोजीशन बनानी जिसमें आप जो छिट्टी बजाते हो, विस्टिल बजाते हो, तब कैसा बनाते हो उस तरीके का बनाना है। ऑप्शन डी कह रहा है, ब्रीथ आउट स्लोली थ्रो पास लिप फॉर 4 काउंट। 4 काउंट में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हुए क्या करना है, ब्रीथ आउट करना है, यानी कि एक्सेलेशन करना है स्लोली, और उसके साथ में आपको 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मरीज़ को बोलना है, सबसे पहले तो आप क्या करो, अपने नेक और शोल्डर मसल्स को क्या कर दो, रिलैक्स कर दो। उसके बाद में आप क्या करो, नॉर्मली अपनी ब्रीथिंग जो नोज से अपन करते हैं वैसे आप नॉर्मली अपनी ब्रीथिंग करो 1 से 2 काउंट करते हुए। उसके बाद आपको बताना है कि आप अपने जो है लिप की पोजीशन कैसी बनाओ, लिप की पोजीशन कैसे बनाओ, जैसे आप एक चिट्टी बजाते हो, जो विस्टिल बजाते हो, उस तरीके की पोजीशन बनाओ। और उसके बाद में जो है 1 2 3 4 काउंट करते हुए ब्रीथिंग आउट करो, स्लोली करना है। कैसे करना है, स्लोली करना है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हुए आपको क्या करना है, ब्रीथ आउट करना है। तो ये टेक्निक क्या होती है, पर्स लिप ब्रीथिंग होती है। ये क्यों करवाते हैं, क्योंकि सीओपीडी वाले मरीजों के अंदर जो है पीसीओ2 का लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से मरीज़ के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाले सिम्टम आने लग जाते हैं, और वो कंडीशन मरीज़ के लिए ज़्यादा घातक हो सकती है। इसीलिए मरीजों को क्या है, CO2 को एलिमिनेट करवाने के लिए पर्स लिप ब्रीथिंग टेक्निक सिखाई जाती है, और ये उसके स्टेप रहता है। सबसे पहले आपने नेक और शोल्डर मसल्स को रिलैक्स करो, उसके बाद नॉर्मली 1 से 2 ब्रीथिंग करो जैसे आप नॉर्मली नोज से करते हो वैसे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने लिप की पोजीशन ऐसी बनानी है जिससे आप जो है विस्टल बजाते हो वैसे बनानी है। और उसके बाद में आपको क्या है, स्लोली एक्सलेशन करना है, ब्रीथ को आउट करना है, और ऐसे काउंट करते हुए 1 2 3 4। इसको क्या बोलते हैं, पर्स लिप ब्रीथिंग बोला जाता है। नेक्स्ट MCQ, द नर्स रिवाइव ऑन आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। ये जो MCQ है इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक है, आपको यहाँ कर लेना है ABG, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस रिपोर्ट फॉर ए क्लाइंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये क्या है, पल्मोनरी डिजीज़। सीओपीडी का जो मरीज है उसकी आपने ABG देखी और उसकी पीएच कितनी आ रही है, 7.35।
उसका PCO2 कितना आ रहा है 62, PO2 कितना आ रहा है 70 और बाई कार्ब कितना आ रहा है 34 आ रहा है। अब जो है आपका एक्शन क्या रहेगा, एक मरीज़ क्या है COPD का है, उसका ABG आप देख रहे हो, उसकी pH कैसी है, pH जो है ये नॉर्मल है, यानी कि आपको सबसे पहले तो ABG जब भी आप पढ़ते हो तो ABG के अंदर जितने भी पैरामीटर होते हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ABG के अंदर क्या क्या आप देखते हो, जब आपको रेस्पिरेटरी कंडीशंस जो है एसिडोसिस या एल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या एसिडोसिस है, उस कंडीशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, और कौन सी वैल्यू जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंध रखती है और कौन सी वैल्यू जो है वो मेटाबॉलिक यानी कि रीनल सिस्टम से संबंध रखती है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ABG का मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि कंपनसेटेड क्या होता है, अनकंपनसेटेड क्या होता है, पार्शियली कंपनसेटेड ABG कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको एक ट्रिक के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी 5 मिनट का वीडियो, और उसके बाद कभी भी आपके ABG का MCQ गलत नहीं होगा। तो जो pH होती है अपनी बॉडी की वो नॉर्मल कितनी रहती है ब्लड की, 7.35 से लगाकर 7.45 रहती है। PCO2 बॉडी के अंदर नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो 35 से 45 होना चाहिए। PO2 जो होती है ये नॉर्मल 80 रहनी चाहिए, 80 से अबव रहना चाहिए। और ये जो SCO3 है बाइकार्बोनेट, ये कितना होता है 22 से लगाकर 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। तो जब आप इस ABG की वैल्यू देखते हो तो pH क्या है नॉर्मल, लेकिन PCO2 क्या है बढ़ा हुआ, PO2 भी क्या है अब नॉर्मल है, और SCO3 भी क्या है अब नॉर्मल है, बढ़ा हुआ है। तो ये कंडीशन क्या इंडिकेट करती है, जब pH नॉर्मल हो और PO2 और बाइकार्ब दोनों अब नॉर्मल हो, दोनों बाकी की वैल्यू अब नॉर्मल हो, तो ये कंडीशन कैसी होती है, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट कर रही है ABG। ये ABG किसको इंडिकेट कर रही है, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ये आपने कैसे बताया, तो जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंध कौन रखता है PCO2, और PCO2 जब बढ़ता है तो बॉडी के अंदर क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, और जब बाइकार्ब बढ़ता है तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये रेस्पिरेटरी कंडीशन है, ये अपन ने कहाँ से डिसाइड किया, PCO2 को देके। कभी भी जब भी कंपनसेटेड ABG रहेगी तो उसके अंदर pH हमेशा नॉर्मल रहेगी और बाकी दोनों वैल्यू क्या है अब नॉर्मल रहेगी। ऐसी ABG क्या इंडिकेट करती है, ये कंपनसेटेड ABG है, और कैसी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली है। जो ABG अपने सामने है, जो वैल्यू अपने सामने है, ये कैसी है रेस्पिरेटरी है, और कैसी है कंपनसेटेड है। तो इस मरीज़ के अंदर अब आप क्या एक्शन लोगे ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है अप्लाई 100% नॉन रीब्रीथर मास्क। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है असेस द वाइटल साइन। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है रीपोजिशन द क्लाइंट, और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन। ये ABG देख के अब आप क्या कर रहे हो, मरीज़ को इंट्यूबेट कर रहे हो, तो आपको मरीज़ को इंट्यूबेट नहीं करना है। इंट्यूबेशन जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये मरीज़ की ABG ऐसी है लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा सिम्टम मेंशन नहीं है, ऐसा कोई भी इंडिकेशन मेंशन नहीं है MCQ के अंदर कि मरीज़ को इंट्यूबेट किया जाए। और ऑप्शन सी के अंदर लिखा है मरीज़ को रीपोजिशन करोगे, तो मरीज़ को कैसे भी पोजीशन दोगे उससे क्या है PCO2 बाहर नहीं एलिमिनेट होगा, तो ये भी क्या है खोटा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है अप्लाई 100% नॉन रीब्रीथर मास्क। तो कभी भी COPD वाले मरीजों को 1 से 2 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देते हैं। कभी भी 100% जो है FiO2 के साथ में मरीज़ को जो है वेंटिलेट नहीं किया जाता है। इनका जो FiO2 जो टारगेट रहता है, जो SpO2 का जो टारगेट रहता है वो कितना रहता है 88 से लगाकर 92% के बीच में SpO2 मरीज़ का आ रहा है। SpO2 मरीज़ का आ रहा है तो ये क्या है सफिशियंट है, इससे ज़्यादा इसकी SpO2 भी नहीं बढ़ानी है हमें। इसीलिए ऐसे मरीजों के अंदर कितनी ऑक्सीजन दे सकते हो मैक्सिमम 1 से 2 लीटर पर मिनट। 1 से 2 लीटर पर मिनट से ज़्यादा COPD वाले मरीजों को ऑक्सीजन नहीं देनी है। तो 100% नॉन रीब्रीथर मास्क के साथ वेंटिलेट नहीं करना है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है असेस द वाइटल साइन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने ऐसी अबनॉर्मल ABG देखी तो सबसे पहले जाके मरीज़ को देखो, मरीज़ हीमोडाइनेमिकली स्टेबल है कि नहीं। अगर मरीज़ की ऐसी ABG आ रही है तो इसका माना मरीज़ के अंदर डिस्निया हो सकता है, मरीज़ के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो COPD से रिगार्डिंग है, उसके सिम्टम मरीज़ के अंदर आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मरीज़ को हीमोडाइनेमिकली स्टेबल है या नहीं ये देखना है। उसके बाद में डॉक्टर को ABG इन्फॉर्म करनी है, और इस PCO2 को कैसे एलिमिनेट करना है ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो इसका आंसर क्या है बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना,
When developing a discharge plan to manage the care of client with chronic obstructive pulmonary disease, ये क्या है? पल्मोनरी डिजीज है. पल्मोनरी डिजीज, द नर्स शुड एडवाइज द क्लाइंट टू एक्सपेक्ट टू. मरीज को क्या है? डिस्चार्ज प्लान करे हो, मरीज कैसा है? सीओपीडी का है, तो आप नर्स क्या एडवाइस करेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है. डेवलप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इजीली, नर्स ये कहेगी कि आपको क्या है? सीओपीडी है, आपको इन्फेक्शन इजीली डेवलप हो सकता है. ऑप्शन बी लिखा है मेंटेन करंट स्टेटस, आपको क्या करना है? आपका जो अभी हमने स्टेबल किया है आपको वैसा करंट स्टेटस आपको मेंटेन करके रखना है, तो ये मरीज़ के हाथ की बात नहीं है. ऑप्शन सी के अंदर लिखा है रिक्वायर लेस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, आपको क्या करना है? लेस ऑक्सीजन सप्लीमेंटल का क्या है? रिक्वायर लेस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन. ऑप्शन डी कह रहा है सो परमानेंट इम्प्रूवमेंट, इसके अंदर क्या है? सीओपीडी वाले मरीजों के अंदर कभी भी परमानेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आता, ये लॉन्ग लाइफ सीओपीडी के साथ ही जीते हैं, लेकिन इनके सिम्टम को मैनेज करते हैं. सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट सीओपीडी का किया जाता है, कभी भी परमानेंट क्योर सीओपीडी वाले नहीं होते. और लेस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो है मरीज़ को घर भेज रहे हो और वहाँ पे आपको एडवाइस नहीं देना है. और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है मेंटेन करंट स्टेटस, तो ये मरीज़ के हाथ की बात नहीं है. अगर सीओपीडी दोबारा ट्रिगर होगा तो मरीज़ के अंदर सिम्टम आएंगे. ऑप्शन ए के अंदर बिल्कुल सही लिखा है कि जो मरीज़ सीओपीडी वाले हैं उनको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी लग सकता है, इसीलिए मरीज़ को क्या करना है? अपना ध्यान रखना है. ये चीज़ क्या है? नर्स एडवाइस करेगी कि आपको क्या है? सीओपीडी है, इसीलिए आपको क्या करना है? जो सीओपीडी को ट्रिगर करते हैं चीज़ें उनसे दूर रहना है. और आपको कोई भी दूसरा इन्फेक्शन भी बहुत इजीली लग सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपको कोई और हो गया तो ये सीओपीडी जो है इसके सिम्टम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. इसीलिए आपको उनको एडवाइस क्या देना है? मरीज़ को डेवलप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इजीली, आपको कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इजीली डेवलप हो सकते हैं जब आप सीओपीडी के साथ में जी रहे हो तो. नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द क्लाइंट विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हु हैज़ बीन डिस्चार्ज टू होम अंडरस्टैंड हिज केयर प्लान. आपको क्या करना है? मरीज़ क्या है? सीओपीडी का है और डिस्चार्ज प्लान कर रहे हो, होम डिस्चार्ज, तो उसके अंदर आप क्या मेंशन करोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द क्लाइंट विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हु हैज़ बीन डिस्चार्ज होम अंडरस्टैंड हिज केयर प्लान. आपने क्या है? होम डिस्चार्ज बनाया है और उसको मरीज़ ने समझ लिया है. ये किस पॉइंट से आपको समझ में आ रहा है? ये किस पॉइंट, कौन से पॉइंट से आपको समझ में आ रहा है कि मरीज़ ने जो हमने केयर प्लान बनाया है वो उसको समझ में आ गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है. ऑप्शन ए के अंदर लिखा है द क्लाइंट प्रोमिसेस टू डू पर्स स्लीप ब्रीथिंग एट होम, मरीज़ कह रहा है कि मेरे को समझ में आ गया कि पर्स स्लीप ब्रीथिंग होम पे कैसे करनी है, घर पे. ऑप्शन बी कह रहा है द क्लाइंट इज स्टेड एक्शन टू रिड्यूस पेन, मरीज़ क्या कह रहा है? पेन को रिड्यूस करने की जो है टेक्निक वो मेरे को समझ में आ गई है. ऑप्शन सी कह रहा है द क्लाइंट से दैट ही विल यूज़ ऑक्सीजन विया नेजल कैनुला एट 5 लीटर पर मिनट, मरीज़ कह रहा है ऑक्सीजन जो है पर मिनट 5 लीटर कैसे लेनी वो मेरे को समझ में आ गई नेजल कैनुला के द्वारा. ऑप्शन डी कह रहा है द क्लाइंट एग्री टू कॉल द फिजिशियन इफ डिस्निया और एक्जेशन इंक्रीज. तो जो ऑप्शन ए के अंदर लिखा है पर स्लीप ब्रीथिंग मरीज़ को समझ में आ गई, ये बात सही है, पर ये क्या है? प्रायोरिटी नहीं है. जब मरीज़ कहाँ पे है? घर पे है, तब ये समझ में आ गई, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या है? मरीज़ को कुछ और समझाने की ज़रूरत है, ये प्रायोरिटी नहीं है. ऑप्शन बी के अंदर लिखा है रिड्यूस द पेन, तो सीओपीडी वाले मरीजों को पेन नहीं होता है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? डिस्निया होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और वो लंबी लंबी सांसें खींच खींच के लेते हैं और उनका जो चेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है? बैरल चेस्ट हो जाता है. जैसा मरीज़ इंस्पिरेशन करता है उनके रिब गेज का परमानेंट क्या हो जाता है? परमानेंट फिक्सेशन हो जाता है और उस मरीज़ का एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर के अंदर चेंजेस आकर के वो चेस्ट कैसा दिखने लग जाता है? बैरल चेस्ट दिखने लग जाता है. ऑप्शन सी के अंदर लिखा है 5 लीटर, तो 5 लीटर ऑक्सीजन जो है सीओपीडी वाले मरीजों को नहीं लेनी है. कितनी लेनी है? 1 से 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से लेनी होती है. ऑप्शन डी के अंदर बिल्कुल सही लिखा है कि अगर मरीज़ जो है सीओपीडी का और घर जा रहा है और ये मरीज़ कह रहा है कि जब भी मेरे को डिस्निया होगा तो मैं फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दूंगा, ये बात बिल्कुल सही है. जब भी मरीज़ को क्या है? डिस्निया हो रहा है एक्जेशन के साथ, इसका मतलब मरीज़ को सीओपीडी के साथ में कॉम्प्लिकेशन अराइज हो चुके हैं. सीओपीडी वाले मरीज़ के अंदर क्या हो सकता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है. इसके अलावा हार्ट फेलियर वाली कंडीशन भी सीओपीडी वाले मरीजों के साथ में ज़्यादा रहती हैं और इसीलिए ये मरीज़ बिल्कुल सही बता रहा है. मरीज़ घर जा रहा है, ये कह रहा है कि मेरे को अगर डिस्निया होगा तो मैं जल्दी से डॉक्टर को इन्फॉर्म करूँगा या डॉक्टर से मिलूँगा,
ये बात उसकी बिल्कुल सही है कि हाँ अभी तुम घर जा सकते हो। पर्सनली ब्रीथिंग सीख रहा है मरीज़, ये बात बिल्कुल सही है, इनको करनी होती है, लेकिन ये क्या है, जब मरीज़ घर जा रहा है तब प्रायोरिटी नहीं है। मरीज़ का ये सिम्टम जो है डिस्निया ऑन एक्सर्शन, ये क्या इंडिकेट करता है, मरीज़ को क्या है सीओपीडी के साथ में कॉम्प्लिकेशन अराइज हो चुके हैं, इसीलिए उस मरीज़ को क्या है डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग आर नॉर्मल फॉर ए क्लाइंट विथ एडवांस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये एक मरीज़ कैसा है जिसको क्या है एडवांस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, और इसके साथ में क्या नॉर्मल असेसमेंट फाइंडिंग रहती है सीओपीडी वाले मरीजों के अंदर, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है इंक्रीज एंटीरियो पोस्टीरियर चेस्ट डायमीटर, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है अंडर डेवलप नेक मसल्स, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है कोलैप्स नेक वेन, और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है इंक्रीज चेस्ट एक्रूजन विथ रेस्पिरेशन। तो जो है वेन जो है कभी भी कोलैप्स नहीं होती है, जब भी मरीज सीओपीडी का होता है तो वेन कोलैप्स होने का कोई चांस नहीं है। वेन कोलैप्स कब होगी, जब मरीज़ के अंदर क्या है हाइपोवोलेमिक है, मरीज शॉक के अंदर है, तब वेन कोलैप्स हो सकती है। दूसरा लिखा है मेन नेक की मसल जो है वो अंडर डेवलप हो जाती है, तो मसल्स नेक पे सीओपीडी का कोई रोल नहीं रहता है। ऑप्शन ए जो लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, मरीज़ का क्या है बैरल चेस्ट दिखता है सीओपीडी वाले मरीजों के अंदर। नॉर्मल असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर उनका जो चेस्ट है वो आगे की तरफ उठा हुआ रहता है, क्योंकि ये मरीज जो है रेस्पिरेशन में इतना सफ़र करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा डिस्निया रहता है, इसलिए मरीज जो है खींच खींच के सांस लेते रहते हैं, और जब इंस्पिरेशन करते हैं तो चेस्ट का आउटवर्ड मूवमेंट होता है, रिब्स वहाँ पे फिक्स हो जाती हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं बैरल चेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैरल चेस्ट के नाम से जाना जाता है, बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट किसके अंदर देखा जाता है, ये क्लासिकल सिम्टम है सीओपीडी का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बैरल चेस्ट क्या है, सीओपीडी वाले मरीजों के अंदर नॉर्मल असेसमेंट फाइंडिंग देखी जाती है, तो इसका आंसर क्या है ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, व्हेन परफॉर्मिंग पोस्चरल ड्रेनेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्रमोट टू मूवमेंट ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम लोअर टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जब आप क्या कर रहे हो पोस्चरल ड्रेनेज कर रहे हो, यानी कि पोजिशनल ड्रेनेज कर रहे हो, तो इसके अंदर कौन सा फैक्टर है जो प्रमोट करता है मूवमेंट को, किसके मूवमेंट को, सिक्रेशन के मूवमेंट को, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आते हैं, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है पोस्चरल ड्रेनेज, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है फ्रिक्शन बिटवीन द सीलिया, ऑप्शन बी कहता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन सी कह रहा है स्वीपिंग मोशन ऑफ सीलिया, और ऑप्शन डी कह रहा है इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो जो पोस्चरल ड्रेनेज करवाते हैं इसके अंदर इनवॉलंटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, स्विमिंग ऑफ मोशन ऑफ सीलिया नहीं होता है, ये इसका पोस्चरल ड्रेनेज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पोस्चरल ड्रेनेज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पोजीशन दे करके अपन क्या है ग्रेविटी देते हैं, जिससे सिक्रेशन क्या है मूव करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद मरीज़ का या तो अपन सक्शन कर देते हैं या मरीज़ क्या कर देता है खुद से खांसी करके उसको बाहर निकाल सकता है। तो फ्रिक्शन, स्वीपिंग या इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, इसके अंदर क्या होता है मरीज़ को क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रिंसिपल पे काम करता है पोस्चरल ड्रेनेज। इसीलिए जो है अपन अलग अलग पोजीशन के अंदर मरीज़ को रखते हैं, और उसके बाद मरीज़ को क्या करते हैं फिजियोथेरेपी देते हैं, परकशन करते हैं अपने हाथ से। और एक चीज़ एक और एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है एक बार कि पोस्चरल ड्रेनेज जब भी आप करते हो तब, तो एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था कि पोस्चरल ड्रेनेज जब आप करवाते हो तो ऐसे मरीजों को जब आप फिजियोथेरेपी देते हो तो आप कैसे करते हो, तो सीधा स्किन के ऊपर परकशन करते हो, ऐसा नहीं करना होता है। परकशन करने की टेक्निक क्या रहती है, आपको हाथ का क्या बनाना है कप बनाना है, कपिंग टाइप हैंड को अपने को बनाना है। उसके बाद में अपने हाथ के बीच में और मरीज़ के स्किन के बीच में एक जो है पतला जो है कपड़ा रखना है, सरफेस रखनी है, उसके बाद में ऊपर परकशन करना है, डायरेक्टली नहीं करना है। ये चीज़ आपको एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो पोस्चरल ड्रेनेज कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ग्रेविटी के फोर्स पे काम करता है। नेक्स्ट MCQ अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ पर्सनली ब्रीथिंग फॉर क्लाइंट वेन एम्फाइसीमा। मरीज कैसा है एम्फाइसीमा का है और पर्सनली ब्रीथिंग आप इसको सिखा रहे, तो एम्फाइसीमा किसके अंडर आता है, सीओपीडी के अंडर ही आता है ये बीमारी। और एम्फाइसीमा का एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है पिंक पफर डिजीज़। क्या बोला जाता है, पिंक पफर के नाम से भी किसको जाना जाता है, एम्फाइसीमा को जाना जाता है। एक होता है ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस को बोलते हैं ब्लू ब्लैटर डिजीज़, और एम्फाइसीमा को बोलता है पिंक पफर डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। और एम्फाइसीमा वाले मरीजों को पर्सनली ब्रीथिंग सिखा रहे हो, तो इसका क्या आउटकम है, क्यों सिखा रहे हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। टू प्रमोट ऑक्सीजन इनटेक, ऑप्शन बी कह रहा है टू स्ट्रेंथन द डायफ्राम, ऑप्शन सी कह रहा है टू स्ट्रेंथन द इंटरकोस्टल मसल्स,
ऑप्शन डी कह रहा है टू प्रमोट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि पर्सनली ब्रीथिंग अपन क्यों करवाते हैं, CO2 को बाहर निकालने के लिए, इसके एलिमिनेशन के लिए पर्सनली ब्रीथिंग सिखाते हैं। एम्फाइसीमा के अंदर मरीज के अंदर क्या होता है, लंग्स की जो एलोलाई है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वो वहाँ पे क्या है नॉन फंक्शनिंग हो जाती है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं और इसको पिंक पफर डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी MCQ एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। नेक्स्ट MCQ अपना, The nurse teach the client with chronic obstructive pulmonary disease to assess for sign and symptom of right-sided heart failure. Which of the following sign and symptom should be included in the teaching plan? मरीज क्या है, COPD का है और उसके अंदर आपको क्या देखना है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन देखने हैं। तो टीचिंग प्लान के अंदर आप क्या इंक्लूड करोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर का सिम्टम क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है क्लबिंग ऑफ नेल बेड्स, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है पेरिफेरल एडिमा और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है इंक्रीज एपेटाइट। कुछ लोगों ने COPD का नाम सुना और जो है क्लबिंग ऑफ नेल लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये COPD का मरीज है, लेकिन COPD वाले मरीजों के जो है मरीज है उनको क्या है हार्ट फेलियर होना, ये एक कॉम्प्लिकेशन है COPD का कि उसके अंदर हार्ट फेलियर हो सकता है और मरीज़ को राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो सिम्टम कौन से आते हैं, सिस्टमेटिक सिम्टम आते हैं। और जब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है तो उनको क्या है पल्मोनरी सिम्टम आते हैं। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लबिंग ऑफ नेल किसके अंदर रहते हैं, ये जो मरीज है जिनको पेरिफेरल साइनोसिस रहता है, जो क्रोनिक डिजीज़ रहती है, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उनको जो है क्लबिंग ऑफ नेल रहते हैं। ये बात सही है, लेकिन ये किससे रिगार्डिंग सही है, COPD से रिगार्डिंग सही है, लेकिन ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम नहीं है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है पेरिफेरल एडिमा, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है इंक्रीज एपेटाइट। तो हार्ट जब फेल होता है तो एपेटाइट नहीं लगती है, क्या है भूख कम हो जाती है। और हाइपरटेंशन भी इन मरीजों के अंदर होगा, लेकिन पहले क्या देखेगा, पेरिफेरल एडिमा दिखेगा। क्या दिखेगा, पेरिफेरल एडिमा। क्यों देखेगा, क्योंकि राइट साइड जो अपना हार्ट है इसके अंदर क्या है वीनस रिटर्न आता है हार्ट का पूरा, अपनी पूरी बॉडी का वीनस रिटर्न कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कहाँ डालता है, राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ से कहाँ जाता है, लंग्स के पास प्यूरीफाई होने के लिए। और राइट साइड जब हार्ट फेल हो गया है तो अब वो फ्लूइड को आगे ले नहीं रहा है, क्योंकि उसके अंदर वाला भी बाहर नहीं जा रहा है। तो वो फ्लूइड जब कहाँ है, बॉडी से वापस आ रहा है हार्ट के पास, लेकिन हार्ट नहीं ले रहा है क्योंकि राइट साइड हार्ट फेल हो चुका है। तो उसकी क्या पुलिंग आउट कहाँ होता है, लोअर बॉडी के अंदर रहता है। और मरीज़ को क्या है पेरिफेरल एडिमा होता है, मरीज़ को क्या है पेरिफेरल एडिमा होता है। इसके अलावा मरीज़ के अंदर हाइपरटेंशन भी रहता है। इसके अलावा मरीज़ का वेट गेन हो जाता है एडिमा की वजह से। ये सारे सिम्टम किसके रहते हैं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के। और जब भी लेफ्ट साइड हार्ट फेल होता है तो सबसे पहले लंग्स के सिम्टम आएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम आते हैं, डिस्निया होता है, पल्मोनरी एडिमा होता है। ये सारे सिम्टम किसके हैं, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के होते हैं। तो आंसर इसका क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्लाइंट विद क्रोनिक, ये क्या है डाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्लाइंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मरीज COPD का है और उसके लिए कौन सी डाइट जरूरी है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है ब्लंट सॉफ्ट डाइट, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है लो सोडियम डाइट, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है हाई कैलोरी डाइट हाई प्रोटीन डाइट। तो जो मरीज़ COPD के हैं इनको ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन कहाँ पे चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि मरीज़ को क्या है ये मरीज़ सो भी नहीं पाता है ढंग से, इतना इसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम रहती है। और ज़्यादा एनर्जी की खपत कहाँ होती है, रेस्पिरेशन के लिए होती है। इसीलिए मरीजों के अंदर डाइट कैसी रहती है, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है फॉर द मेंटेनिंग ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, है ना। न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट COPD वाले मरीजों को दी जाती है। और ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है। लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट मरीज कौन से मरीजों को दी जाती है, जो मरीज़ कैसे रहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वाले जो मरीज़ रहते हैं, एंजाइना और MI वाले, उनके अंदर कैसी डाइट रहती है, लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट रहती है। और ब्लंट डाइट किसके लिए रहती है, जिनका GI सिस्टम ढंग से काम नहीं करता, उन मरीजों के अंदर ब्लंट डाइट रहती है, जिसके अंदर जो है मसाले वगैरह नहीं डाले जाते हैं, नॉन इरिटेटिंग फूड रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लंट डाइट बोलते हैं। और लो सोडियम डाइट कौन से मरीजों के अंदर दी जाती है, जो मरीज हाइपरनेट्रीमिक रहते हैं हमेशा, जिनके अंदर सोडियम ज़्यादा रहता है, ऐसे मरीजों को लो सोडियम डाइट दी जाती है। नेक्स्ट MCQ अपना, द नर्स एडमिनिस्ट्रेशन एट थियोफाइलिन ड्रग टू द क्लाइंट इवोलेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द दिस ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्शन शुड द नर्स एंटीसिपेट। इसके अंदर लिखा है मरीज क्या दे रहे हो, मरीज को आप थियोफाइलिन ड्रग दे रहे हो और इसकी इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए आप क्या एंटीसिपेट करते हैं।
ऑप्शन ए कह रहा है सप्रेशन ऑफ क्लाइंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, थियोफाइलिन ड्रग क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कम कर देती है। ऑप्शन बी कह रहा है डिक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन, थियोफाइलिन ड्रग जो है ब्रोंकियल सिक्रेशन को कम कर देती है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ये क्या कर देती है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है थिनिंग ऑफ टेनेशियस प्रूलेंट स्पूटम, स्पूटम को क्या है, थिन कर देती हैं, ऐसा काम रहता है। तो कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है थियोफाइलिन ड्रग का काम कैसा रहता है बॉडी के अंदर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो थियोफाइलिन ड्रग कैसी है, ब्रोंकोडायलेटर है, कैसी है, ब्रोंकोडायलेटर, ये ड्रग कैसी है, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है। तो ये ब्रोंकोडायलेटर जाके क्या करेगी, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगी और मरीज़ के अंदर जो सिम्टम आ रहे हैं, मरीज़ के अंदर जो सिम्टम आ रहे हैं डिस्निया वाले, वो क्या है ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर देगी, ब्रोंकियल एरिया को डायलेट कर देगी। तो अब वो क्या है, मरीज़ जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इजीली कर पा रहा है, उसको डिस्निया नहीं होता है। तो ये क्या है, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है, इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं करेगी, सिक्रेशन को भी ख़त्म नहीं करेगी। सिक्रेशन ख़त्म कौन सी ड्रग करती है, जो क्या है एंटी हिस्टामिन होती है, वो हिस्टामिन को रिलीज़ नहीं होने देगी, और हिस्टामिन नहीं बनेगा तो सिक्रेशन नहीं बनता है। और ये प्रूलेंट स्पूटम को या टेनेशियस स्पूटम को थिन नहीं करती है। प्रूलेंट स्पूटम किसको बोलते हैं, जिस स्पूटम के अंदर पस आ रही हो, ऐसे मरीजों को बोलते हैं। ऐसे मरीजों के अंदर जो सिक्रेशन के अंदर पस आता है उसको जो प्रूलेंट डिस्चार्ज अपन बोलते हैं। और ये ड्रग कैसी है, ब्रोंकोडायलेटर है, ये ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करके डायलेट कर देती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी गोल फॉर ए क्लाइंट विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी वाले मरीजों के अंदर प्रायोरिटी गोल क्या रहता है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है मेंटेनिंग फंक्शनल एबिलिटी, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है मिनिमाइजिंग चेस्ट पेन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ट्रीटिंग इन्फेक्शन एजेंट। तो सीओपीडी क्या है, इन्फेक्टियस डिजीज नहीं है। और ऑप्शन सी के अंदर जो लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा के रखेंगे, तो सीओपीडी के वाले मरीजों के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको और बढ़ाना नहीं है। चेस्ट पेन जो है मरीजों के अंदर कंप्लेन नहीं रहती है, कंप्लेन किसकी रहती है, डिस्निया वाली कंप्लेन रहती है। तो क्या करना है, फंक्शनल एबिलिटी को बनाए रखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। मरीज़ क्या है, सीओपीडी वाला है, जो अपने डेली रूटीन काम को कर सके, इसलिए उसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करो और उसकी फंक्शनल एबिलिटी को मेंटेन करने का काम प्रायोरिटी गोल रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को अपना थ्योरी लेक्चर के साथ साथ में क्या है एमसीक्यू सेशन अटेंड करना है, एमसीक्यू के रैशनल को समझना है। अगर आप इस चैनल पे कुछ नया सीख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों को लाइव सेशन अटेंड करते रहना है हर रोज़, और दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़ना है ताकि वो लोग भी क्या करें, अपनी कंसेप्चुअल स्टडी को अपने साथ में कंटिन्यू कर सके।